हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द टॉपिक आफ्टर द रिटायरमेंट द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन दैट पार्टनर हु इज़ रिटायरिंग फ्रॉम आवर फर्म। सो स्टूडेंट्स, देयर आर two ways that a partner can be retired from firm. First, he is taken retirement by his own choice, and second, his death. अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली he will not continue as the member of our firm. So today we are going to start the topic that is death of a partner. अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर हम उस फर्म को कंटिन्यू कैसे करते हैं, और जो पार्टनर जा रहा है उसको हम उसका जो अमाउंट हमें देना है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, आज हम इस चीज़ को नोटिफाई करेंगे. ओके, सो आई हैव रिटन हियर दैट वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड अगेन दैट वी विल डू कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पार्टनर. इट मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है वो खुद अपना पेमेंट लेने तो नहीं आएगा, तो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास में आएगा जिसको हमें अमाउंट देना है, और उस अमाउंट की कैलकुलेशन है वो आज हम सीखेंगे कि जो भी पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको हम क्या, कैसे और कितना पे करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. तो स्टूडेंट्स, जो भी डिजीज्ड पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हमें फॉलोइंग हम जो आइटम्स लिखेंगे उन सब चीज़ों का क्लेम करता है. तो सबसे पहले हम वो आइटम्स लिखेंगे जो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, यानी ये उसको रिसीव होंगे, दैट इज रिसीव्ड बाय दैट डिजीज्ड पार्टनर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर. सो जो भी आइटम्स क्रेडिट होंगे वो उसके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करके क्रेडिट होंगे, यानी हम डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये जितने भी आइटम्स अभी हम लिखेंगे वो सारे क्रेडिट किए जाएंगे. तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं दैट इज अमाउंट स्टैंडिंग एट हिज कैपिटल, यानी उसने जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में कर रखा है या जो भी उसकी कैपिटल है, फर्स्ट वही क्रेडिट होगी उसके कैपिटल अकाउंट में. वो हम नॉर्मली भी करते हैं, दैट लाइक बाय बैलेंस बीडी. ओके, तो अपनी कैपिटल के बाद में ही इज लाइबल टू टेक हिज शेयर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल. इट मीन्स जो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है वो पार्टनर अपना गुडविल में भी, फर्म की गुडविल में अपना शेयर भी क्रेडिट करेगा, यानी रिसीव करेगा. तो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम गुडविल को उसको कैसे देंगे. सो वेरी सिंपल इट इज. यहां पे हम जो एंट्री करेंगे दैट एंट्री विल बी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर. ये बिल्कुल वैसे ही होगी, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम रिटायरमेंट के टाइम पे कर रहे थे, गेनिंग रेशियो में होगी. ओके, यानी जिस पार्टनर ने गेन किया है उस पार्टनर का अकाउंट उतने से ही डेबिट कर दिया जाएगा जितने शेयर से उसने गेन किया है, और जो पार्टनर डिजीज है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उस पार्टनर को गुडविल में अपना शेयर मिल जाएगा. ओके, और एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब जो भी हमारा पार्टनर है जिसका हम अमाउंट निकाल रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. एंड वी ऑल नो दैट वी आर राइटिंग हियर द क्रेडिट आइटम्स. ओके, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया. फर्स्ट पॉइंट को आई कैन से दैट वी विल राइट बैलेंस बीडी हियर. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर द शेयर ऑफ गुडविल according to his own share. Okay,
Now come to the third point. He will be claimed for interest on capital. Yes, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो ये भी एक वही आइटम है जो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर तभी क्रेडिट होगा इफ प्रोवाइडेड इन द deed. Okay, so this item will also be credited to the deceased partner capital account, and we all know that how to calculate the interest on capital. Okay, now come to the fourth point. तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है, इट मीन्स जब भी एडमिशन की सिचुएशन होती है या रिटायरमेंट की सिचुएशन होती है या फिर डेथ की सिचुएशन होती है, हर एक सिचुएशन में हमारी जो फर्म है वो रिकंस्टिट्यूट होती है, और जितनी बार हमारी फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है उतनी बार हमें हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यू करना होता है, यानी उनकी जो वैल्यू हमारी बुक में लिखी हुई होती है उनका हम रिवैल्यूएशन करते हैं. तो अगेन डेथ के टाइम पे भी, किसी भी पार्टनर के डेथ के टाइम पे भी हम अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, और अगर उसमें प्रॉफिट आता है तो ऑब्वियसली जो भी हमारा डिजीज्ड पार्टनर है ही इज लाइबल टू क्लेम द प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. असेट्स और लाइबिलिटीज से अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट. हिज शेयर इन जनरल रिजर्व and so many reserves as is given in the question. General reserve, undistributed profits, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब जो भी हमारे बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, जैसे लाइक जनरल रिजर्व, लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर P&L, तो ही इज लाइबल टू क्लेम हिज शेयर in general reserve in any undistributed profit. And what the entry we will make? We will debit the general reserve account debit, or if it is P&L then profit and loss account debit to deceased partners capital account. It is as similar as we are doing in our retirement time. Okay, after fifth point come to the another point, that is his share in profit up to the death. So students, अभी हमने देखा कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो अब ये जो नया पॉइंट है कि जो भी प्रॉफिट है उसकी डेथ तक का, उसमें भी उसको शेयर मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, लेट मी क्लैरिफाई यू कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है कि वो कब रिटायरमेंट ले रहा है, और उसमें 99% यही चांसेस होते हैं कि वो हमेशा साल के यानी अपने जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में अपना रिटायरमेंट लेता है. बट स्टूडेंट्स, डेथ इज एन अनसर्टेन इवेंट, तो वो तो कभी भी हो सकती है. तो इट माइट बी पॉसिबल, जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2015 एंड इट इज पॉसिबल कि उसकी जो डेथ है वो 31 जुलाई 2015 को हो गई हो. ठीक है, तो इस यहाँ पे अगर उसकी डेथ 31 जुलाई 2015 को होती है तो इसकी जो प्रोसेस है, यानी ये भी जो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, इसके लिए हमारे पास में बैलेंस शीट कब तक की अवेलेबल होगी? दैट इज फ्रॉम अप्रैल 14 टू 31 मार्च 2015. इसका मतलब हमारे पास में बैलेंस शीट या हमारे पास में जितने भी आइटम्स हैं उन सब के बैलेंसेस
31 मार्च 2015 तक के ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि 15 और 16 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये तो अभी एंड ही नहीं हुआ है, और ईयर के मिड में ही हमारा जो पार्टनर है उसकी डेथ हो चुकी है। अब 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 जुलाई 2015, इसका मतलब 4 महीने उसने हमारे साथ में काम किया है। इट मीन्स ही वॉज देयर इन अवर फर्म फॉर द पीरियड ऑफ 4 months। अब यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस उसको दिया है, यानी यहाँ पे जो हमने उसको प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट तो 31 मार्च 2015 तक का है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट तो अभी तक हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। दैट माइट बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ 31 मार्च 2016। तो हम क्या करेंगे, इन 4 months का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसमें जितना भी हमारे डिजीज पार्टनर का शेयर होगा ये उसको दिया जाएगा। दैट इज हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेथ। तो ये जो 4 महीने उसने इस साल के हमारी फर्म में निकाले हैं, यही 4 महीने का प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब मेन बात यह आती है कि प्रॉफिट तो हमेशा 31 मार्च यानी ईयर एंड में ही कैलकुलेट किया जाता है, तो हम मिड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें प्रॉफिट मिड में कैलकुलेट करना होता है तो हम उसका कुछ ना कुछ बेसिस बना लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें हम ये मानते हैं, कोई एजम्पशंस लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 टाइप के एजम्पशंस लगाते हैं या 2 टाइप के बेसिस बनाते हैं। फर्स्ट इज ऑन टाइम बेसिस एंड सेकेंड इज ऑन सेल्स बेसिस। तो इन 2 बेसिस से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पीरियड होता है, जो भी हमारा मंथ पीरियड होता है, उसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ दीज बेसिस आर वर्कड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द टाइम बेसिस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक दैट टाइम बेसिस में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं। ओके, तो लास्ट ईयर का हमने प्रॉफिट लिया फॉर एग्जाम्पल 4 लाख। इट मे माइट बी इजी। लेट्स टेक लास्ट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट था वो 6 लाख था। ठीक है, तो ये कितने मंथ्स के लिए था, दैट इज फॉर 12 months। अब ये एजम्पशन लगाया जा सकता है कि इसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ हो या फिर इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए वो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आने वाले ईयर का, यानी अगर हमने पिछले साल 6 लाख का प्रॉफिट कमाया है और वो 12 महीने के लिए कमाया है, तो वी कैन कैलकुलेट द 4 months प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बना लिया और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया फॉर 4 months। सो इट विल बी 3 and 2। सो 4 months का हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख। अब इस 2 लाख में से हम हमारे डिजीज्ड पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उस पार्टनर का शेयर निकालेंगे लाइक 1/4 और फिर उस शेयर को हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चेंज और हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 6 लाख गिवन है और हमें एक लाइन और लिख दी गई कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 10% है। ग्रोथ रेट क्या है हमारी, 10% है। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो हर साल 10% बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हमें इस साल के प्रॉफिट में भी 60,000 ऐड कर देना चाहिए। सो इट विल बिकम 6,60,000 एंड नाउ वी विल कैलकुलेट अवर प्रॉफिट। सो मैंने आपको सिर्फ एक सिचुएशन बताई है, बाकी हमें जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चन। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइप से हमें मेंशन होगा, दैट माइट बी चेंज्ड ऑल्सो। ओके, नाउ कम टू द अवर सेकेंड बेसिस, दैट इज ऑन सेल्स बेसिस। सो स्टूडेंट, सेल्स बेसिस में हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर की हमारी सेल्स 20 लाख थी, जिसपे हमने प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख का। ठीक है, तो यहां पे हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज अवर प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख into 100, so it will become 10%.
इसका मतलब हम हमारे सेल्स का 10% प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब क्वेश्चन हमें देगा कि हमारे इन 4 मंथ्स की सेल कितनी हुई। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया कि आपके 4 मंथ्स की जो सेल हुई है दैट इज 80,000। ओके, तो अब हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि हमारे 4 महीने का प्रॉफिट इसी का 10% हो गया दैट इज 8,000। तो इस पूरे 4 महीने का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया और वो है पूरे 8,000 रुपए। इस 8,000 रुपए में हम अपना हमारे डिजीज्ड पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उसको दे देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड बोथ द वेज दैट might be the basis of our calculation of our profit up to the death of the partner. ओके, अब इस प्रॉफिट को हम एक एंट्री से ट्रांसफर करते हैं और वो एंट्री मैं आपको बताती हूँ। दैट एंट्री इज P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है। लाइक अगर हमारे पार्टनर को 1/4 शेयर मिल रहा है तो वी विल कैलकुलेट हियर 1/4 और वो 2,000 होगा, तो हम यहाँ पे 2,000 से एंट्री कर देंगे। ओके, एंट्री यही होगी, बेसिस कुछ भी हो, चाहे टाइम बेसिस हो, सेल्स बेसिस हो, बट एंट्री यही होगी जब भी हम हमारे पार्टनर का उस मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे जो ईयर एंड होने के बाद में उसने जितने मंथ्स हमारे फर्म में निकाले हैं। ओके, तो वो टाइम पीरियड उसकी डेथ तक का ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ओके, so students, again we are revising the topics that first we will transfer his balance of capital in his capital account. After that we will transfer the goodwill and this one will be the entry. After that, if it is mentioned in the deed, partnership deed, we will transfer the interest on capital and ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मंथली बेसिस निकलेगा कि अगर उसने 4 महीने हमारी फर्म में निकाले हैं तो हम 4 महीने का ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। हिज प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्योंकि किसी भी पार्टनर के आने से या जाने से हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है और उस बेसिस पे हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, तो अगर हमें उससे प्रॉफिट हुआ है तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में अगर हमारे पास में जनरल रिजर्व है या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या और भी कोई टाइप का रिजर्व है, ये भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज कि जो भी उसका प्रॉफिट उसकी डेथ तक का होगा दैट ऑल्सो बीन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, और उसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में ये 2,000 रुपए P&L सस्पेंस के नेम से ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस the items which are debited to his capital account or deceased partner capital account. तो आइटम नंबर फर्स्ट है that has been debited to his capital account, that is his drawings। अगर उसने उन मंथ्स में अगर कोई ड्राइंग्स की है तो वो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेक्स्ट। ओके, आफ्टर दैट लॉस फ्रॉम asset and liabilities revaluation। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको लॉस हो रहा है तो वो उसके डेबिट में चला जाएगा, ओनली हिज शेयर। इफ ही इज गेटिंग 1/4 देन वी विल कैलकुलेट 1/4 पार्ट ऑफ लॉस और प्रॉफिट वट एवर इट इज एंड डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। एंड द फोर्थ वन पॉइंट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। एंट्री क्या होगी इसकी? दैट एंट्री विल बी डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट विल become
दीज आर ओनली 4 पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास में जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। दैट इज हिज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस फ्रॉम एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ओके, सो दीज आर द आइटम्स विच हैज बीन डेबिटेड। अब क्रेडिट और डेबिट करने के बाद में जो भी हमारा बैलेंस बचेगा, दैट अमाउंट शुड बी कॉल्ड अमाउंट to be paid to partners legal representative, यानी उस पार्टनर का, डिजीज्ड पार्टनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये अमाउंट उसको पेबल होगी। और अगर उसमें से हमने कुछ पे कर दिया है तो वी विल डायरेक्टली राइट, फर्स्ट वी विल directly write the bank account, but first we will transfer the balance of our credit and debit to partners, deceased partners executor account। यानी पहले हम उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में अगर हम उसको तुरंत इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो हम टू बैंक लिख देंगे, और अगर हम उसको इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हैं तो वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट से उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वैसे ही जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट में हमारा बैलेंस जा रहा था। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस इंक्रीज हुई है बिकॉज जो पार्टनर जा रहा है उसकी डेथ हो चुकी है, तो ही वुड नॉट बी एबल टू कम and take his own share, so obviously there must be any legal representative of that partner, and we will transfer the whole amount to his executor account, and after that we can prepare the executor account। for example, A is going out of our business, it means A की डेथ हो चुकी है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे A's executor account। यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे बाय A's कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो अमाउंट कैलकुलेट की है आफ्टर अवर क्रेडिट एंड डेबिट, दैट इज 20,000, इस 40,000, इस 40,000 में से हम 10,000 तुरंत पे करें, दैट हैज बीन पेड इमीडिएटली, सो आई कैन राइट टू बैंक, सो इट विल बिकम 10,000, एंड आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यानी जो 30,000 रुपए है वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ अवर पार्टनर्स, डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, this is our today's class in which I have explained you about the death of the partner, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उसके पूरे सेटलमेंट को कैसे करते हैं, कैसे उसकी अमाउंट जो पेबल होती है उसको कैलकुलेट